18.2 किलो कैलोरी अगर इन्वेस्ट की है, बर्न की है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? एनीवन? इसका मतलब है कि अबाउट 2 ग्राम फैट ऑक्सीडाइज किया है, यूटिलाइज किया है। ओके, क्योंकि आपने बैलेंस डाइट पढ़ी होगी 9th-10th में। ओके, और बैलेंस डाइट में आपने ये पढ़ा होगा कि हर एक बायोमोलिक्यूल जो एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, उसकी एक पर ग्राम कितनी एनर्जी वो देता है, उसकी अलग से वैल्यू है। ओके, तो कितना एनर्जी देगा फैट? तो 1 ग्राम फैट provides 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, 1 ग्राम फैट 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर अगर 2 ग्राम फैट अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी? कितनी बनेगी बेटा टोटल एनर्जी? 18.2 किलो कैलोरी। गुड। ओके, तो ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कैसे सिंपल से छोटे से कंसेप्ट को रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जाता है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, कि आपको ये पता चल सके कि उसमें किस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच यूज की गई है या किस तरह से आपको वहां पर बताना है। तो जैसे ही मैंने कहा कि 18.2 किलो कैलोरी एनर्जी इन्वेस्ट की है, ओके, तो वहां पर फैट का कितना ऑक्सीडेशन हुआ होगा? तो ये आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं अगर हम कंसेप्ट अप्लाई करें तो। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है पहले से वो अप्लाई करें तो। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा कंसेप्ट बेस्ड होती है। ओके, जैसा है वैसा थ्योरेटिकल आपको नहीं पूछा जाता। कुछ सर उसमें कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। यस बेटा? सर हम जितना अमाउंट का फूड खा रहे हैं उतना हमारी बॉडी में फिर वेट क्यों नहीं बढ़ जाता? बेटा क्योंकि हम ओनली उसका 10% एनर्जी लॉ होता है। शायद आपने 9th-10th में फोटोसिंथेसिस में या फिर इकोलॉजी में पढ़ा होगा 10% एनर्जी लॉ। जितनी भी एनर्जी एनवायरनमेंट में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल या सन से किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में आती है तो उसका ओनली 10% ही बायोमास प्रोडक्शन होता है। तो अगर आप 1 किलोग्राम अगर खाना खा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 100 ग्राम ही वहां पर बॉडी मास बढ़ाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर 2 किलो खाना खाया तो 2 किलो वेट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यस सर। ये ध्यान रखना हमेशा। समझ में आया बेटा आपका जो क्वेश्चन था? यस सर। गुड। बोर्ड पर ज्यादा ये तो नहीं है, प्रॉपर विजिबल नहीं होगा बोर्ड आपको।
ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ तक कंप्लीट हो गया था ना आपके इसमें? यस सर। टीथ तक कंप्लीट हो गया था क्या? थिकोडॉन कंडीशन बता दी थी। यस सर। ओके, नाउ टीथ के बाद में नेक्स्ट अब हम पार्ट पढ़ेंगे फारिंग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में थर्ड फारिंग्स। ओके, तो जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करते हैं तो उसमें buccal cavity terminates into a muscular pharynx. ओके, pharynx में ओपन होगी। buccal cavity के बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है pharynx। एनलार्ज करके बताया मैंने थोड़ा, ताकि हम इसके 3 पार्ट्स को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाए। ओके, ये जो रेड कलर में हमने ड्रॉ किया है ये है pharynx। फर्स्ट buccal cavity terminates into muscular pharynx। नेक्स्ट, तो pharynx क्या है? तो pharynx is the common passage for food and air। pharynx is common passage for food and air। ओके, अभी तक जो हम पार्ट्स पढ़ रहे थे, माउथ, देन ओरल कैविटी, वो यूजुअली वाटर एंड फूड के लिए थे। ओके, जरूरत पड़ने पर हम एयर ड्रॉन इन और ड्रॉन आउट भी कर सकते हैं, माउथ की हेल्प से कर सकते जरूरत पड़ने पर। जो लोग स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे भरते हैं, वो वहां पर, या फिर कभी कभार हमको स्नीजिंग, यॉनिंग आती है, छींक आती है या उबासी आती है, तो उस टाइम पर वहां पर क्या होता है, ये माउथ और ओरल कैविटी वाले पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एयर के लिए वहां पर। लेकिन यूजुअली एयर का पैसेज पूरा ये नेजल पाथवे से, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी से होता हुआ फैरिंग्स के इस पार्ट में आता है। ओके, इस पार्ट में फैरिंग्स यहाँ पर, एयर यहाँ पर आता है। तो एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, दोनों को आगे जाना है अगर, जैसे एयर को विंड पाइप में जाना है, मतलब ट्रैकिया में, और फूड को इसोफेगस, फूड पाइप में जाना है, तो उनको फैरिंग्स से होकर के ही जाना पड़ेगा। ओके, फैरिंग्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्लियर? तो फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फैरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा।
First is nasopharynx. Second one is oropharynx. And third one is laryngopharynx. Okay, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. एक सेकंड। सर लाइट शेयर होने की वजह से दिख नहीं रहा है। इज इट ओके नाउ बेटा? अब आपको दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स, ओके, ये तीन पार्ट्स फैरिंक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? देखो, सफिक्स क्या आ रहा है तीनों में? कॉमन सफिक्स क्या है? Pharynx. गुड, फैरिंक्स कॉमन सफिक्स है। उसके बस उसके आगे हमने प्रीफिक्स कुछ लगाए हैं, नासो, ओरो एंड लैरिंजो। ओके, तो यही से आपको क्लियर हो जाता है कि दैट पार्ट ऑफ फैरिंक्स व्हिच इज इन कनेक्शन विद नासल चैम्बर और नासल कैविटी। ओके, नासल मतलब नाक से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो जो नासल चैम्बर, नासल कैविटी के कांटेक्ट में होगा फैरिंक्स का पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा है। मैं इसको ऐसे सर्कल कर देता हूं ताकि आपको पता चले कहां से कहां तक मैं बताना चाह रहा हूं। ये डॉट दिख रहे हैं क्या आप लोग को? यस सर। गुड। ओके, इतना पार्ट, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे नासोफैरिंक्स, जो नासल कैविटी के कांटेक्ट में है। ओके, नासोफैरिंक्स जो नासल कैविटी के कांटेक्ट में। फिर सेकंड हमने कहा ओरोफैरिंक्स, मतलब फैरिंक्स का कौन सा पार्ट बेटा? जल्दी बताओ, क्या समझे आप? ओरल कैविटी से रिलेटेड। यस, वेरी गुड, ठीक है। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि ओरो मतलब ओरल से कुछ आ रहा है, नेजो मतलब नेजल पार्ट से बोला था, तो ओरो मतलब ओरल पार्ट से। तो ओरल कैविटी के कांटेक्ट में जो पार्ट है, ओके, ओरल कैविटी के कांटेक्ट में जो पार्ट है फैरिंक्स का, ये पूरा फैरिंक्स का पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज ओरोफैरिंक्स। ओके, and the later part which will open into larynx, जो larynx के कांटेक्ट में होगा फैरिंक्स का पार्ट, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को हम कहेंगे लैरिंगोफैरिंक्स। तीन पार्ट, ओके, तो इसके आगे इट मींस क्या है? लैरिंक्स है। ओके, और लैरिंक्स के बाद में हम देखेंगे कि लैरिंक्स ओपन होगा फूड पाइप या फिर विंड पाइप में। तो लैरिंक्स के कांटेक्ट में जो फैरिंक्स का पार्ट है उसको हम लैरिंगोफैरिंक्स कहेंगे। तीन पार्ट। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग, यस बेटा सर बोलो। लैरेंजियो क्या होता है? क्या? लैरिंजो का मतलब, लैरिंजो का मतलब है कि लैरिंग्स से रिलेटेड, लैरिंग्स, और लैरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स। ये जो है ना,
यहाँ पर मैं आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ, वहां से मैं क्लियर नहीं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर ओके, ये लैरिंग्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स है जिसमें, ओके, उसको हम बोलते हैं यस सर। लैरिंग्स। लैरिंग्स से एसोसिएटेड फेरिंग्स, इसलिए उसका कंबाइन करके बोल दिया लैरिंजोफेरिंग्स। जैसे इंडिया और चाइना तो इंडो चाइना बोलेंगे, इंडिया और जापान का अगर कोई कोई प्रोजेक्ट चल रहा है साथ में तो इंडो जापान बोलेंगे, इंडिया और जर्मनी का जो है तो इंडो जर्मन बोलेंगे, ऐसा। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स कनेक्टेड है, तो लैरिंजोफेरिंग्स बोला बेटा। क्लियर नाउ? यस सर। हाँ सर। गुड बेटा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्या तीनों फेरिंग्स के तीनों पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करते हैं क्या? तो हम देखेंगे कि फूड यहां से पास होगा, फूड यहां से पास होगा, ओरोफेरिंग्स के कांटेक्ट में तो आएगा, अब ये ऊपर तो नहीं जाएगा, अब ये ड्रॉप होगा नीचे, ओके। यस सर। सर वहाँ पे एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है ना? एपिग्लॉटिस इसके नीचे बेटा, अभी अच्छा। फूड पाइप इसोफेगस एंड विंड पाइप ट्रेकिया की ओपनिंग को गार्ड करता है एपिग्लॉटिस। तो अभी इसके बाद वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, जब इसोफेगस 4th नंबर पढ़ेंगे अभी, तब हम एपिग्लॉटिस को पढ़ेंगे। ओके सर। तो यहाँ पर फूड का आप पाथवे देख सकते हैं, कैसे पैसेज होगा फूड का। फूड आएगा ओरल कैविटी से, चबाने के बाद में जो डिग्लूटेशन होगा, मतलब निगलना होगा, उस डिग्लूटेशन की प्रोसेस के टाइम पर फूड ओरोफेरिंग्स में तो जा रहा है, फिर इसके बाद में लैरिंजोफेरिंग्स में जा रहा है नीचे की तरफ, आगे इसोफेगस में जाने के लिए, लेकिन वो नेजोफेरिंग्स में नहीं गया। ये ध्यान रखना है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो फेरिंग्स का पूरा पार्ट डाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता, ओके। तो लिखेंगे जनरली फूड डज नॉट एंटर into nasopharynx, ओके। तो कभी कभार आपको पूछते हैं in what part of pharynx food does not get enter, ओके, और फिर ऑप्शन देते हैं nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, और बोलते हैं none of these, all में एंटर करेगा। तो आपको ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि फूड का पैसेज ओरल कैविटी से ओरोफेरिंक्स और फिर लैरिंजोफेरिंक्स के थ्रू जाएगा इसोफेगस में, वो नेजोफेरिंक्स में नहीं जाता। नेजोफेरिंक्स में जनरली नहीं जाता, लेकिन अबनॉर्मल कंडीशन में जा सकता है। अब कौन सी कंडीशन ऐसी है बेटा कि जब फूड यहाँ पर जा सकता है नेजोफेरिंक्स में, कोई बताएगा? जब छींक आती है या ठसका लगता है तब। वेरी गुड, ठीक है। तो ठसका लगने के टाइम पर, मतलब खांसी लगने के टाइम पर, तो अगर आप खाना खाते समय अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खाना खाओगे तभी तो यहाँ पर ओरल कैविटी में फूड आएगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खाना खा रहे हैं और कोई नीचे से कोई प्रेशर आ रहा है और फिर उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तभी जो है वो नेजोफेरिंक्स में एंटर करेगा। तो जब आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय एक्सहेलेशन की प्रोसेस ज्यादा कर रहे हैं, अब हम आगे बोलेंगे कि जब फूड यहाँ पर आता है फेरिंग्स में, तब कुछ देर के लिए इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस, वहां पर जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है वो रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, बहुत ही कम टाइम पे, क्योंकि उसके ऊपर एपिग्लॉटिस आ जाता है विंड पाइप पर, ट्रैकिया पर, ओके। तो जब हम फूड ओरल कैविटी में एंटर करता है, ओरल कैविटी से जब फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स में जाने के टाइम पर अगर कोई बात करता है, ठीक है, तो जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा, वो एक्सहेलेशन के कारण होता है, ओके, एक्सपायरेशन के कारण, एयर जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है,
तो एयर एक्सेल कर रहे हैं मतलब एयर यहाँ से आ रही है, ये साउंड बॉक्स है लैरिंक्स, इसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है और उस वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट होने पर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एयर यहाँ से जा रही है और यहाँ से फूड आ रहा है उसी टाइम पर। तो फूड के छोटे पार्टिकल अगर कुछ वहां पर है तो वो एयर के प्रेशर के साथ में यहाँ जा सकते हैं और यहाँ नहीं जाना चाहिए फूड को, इसलिए जाता है तो उसी टाइम पर फिर खांसी ठसका लगता है। ओके बेटा, समझ में आया ये? सर, और सर किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा। सर जब हम कुछ तीखा खाते हैं और हमें ठसका लगता है तो सर पूरे मुंह में क्यों ऐसा तीखा सा फील होता है? हाँ बेटा, मैंने कहा था कि तीखे का सेंसेशन जो है वो स्टिमुलस, वेरी पोटेंट स्टिमुलस होता है। टंग जब हमने पढ़ा था इसलिए हमने कहा था कि तीखे के लिए, ठीक है, स्पाइस के लिए वहां पर रेड जो भी हम चिलीज वगैरह खा रहे हैं वगैरह ऐसा, तो वहां पर इसके लिए क्या है, सेंसेशन या स्टिमुलस जो है वो हर एक सेल जो है वो रिसीव कर सकती है क्योंकि वो पोटेंट स्टिमुलस है। ओके, और इसीलिए जब वो खांसी के साथ में जाएगा तो फिर वो जिन जिन सेल के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें वहां पर एक्शन दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मतलब आप बोल सकते हैं कि रिएक्ट करेगी सेंसेस के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्स एक्शन होगी। तो बहुत ज्यादा तीखा खाने पर आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, नाक में से पानी आने लग जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि अगर उसका सेंसेशन अगर जिस भी सेल के कांटेक्ट में आएगा वो रिएक्शन दिखाएगा, बाकी सब टेस्ट जो है टंग पर ही परसीव किए जाते हैं। ओके, लेकिन जो स्पाइसेस है यूजुअली और जो उसमें भी रेड चिली वगैरह जो है तो उसमें उनका सेंसेशन लगभग हर सेल पर परसीव किया जा सकता है। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ सर। गुड। हाँ, तो फूड जनरली डज नॉट गेट एंटर इनटू नेसोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स में जनरली नहीं करता, अब नॉर्मली हो सकता है अगर एक्सहेलेशन साथ में हो तो। इसीलिए कभी भी आपको घर पे पेरेंट्स वगैरह या फिर जो भी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होंगे तो वो आपको बताते होंगे कि खाना खाते समय कम बात करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हमको बताई जाती है उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है, उनको प्रैक्टिस में लाया गया है। ओके, ये ध्यान रखो। तो इस तरह से नेसोफैरिंक्स। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और कुछ पूछना है? एक सेकंड, जगह है अभी यहाँ पर, है ना, तो हम थोड़ा और नोट करवा सकते हैं। तो लिख लो नेक्स्ट। Pharynx, through larynx opens into esophagus और ट्रैकिया। esophagus और ट्रैकिया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। सर यस बेटा। सर जो एडम्स एप्पल ग्रो होता है बॉयज में, हाँ सर तो हाँ, वो इससे रिलेटेड होता है क्या? क्या बेटा, किससे रिलेटेड होता है क्या? एडम्स एप्पल जो है वो ये फेरिंग से रिलेटेड होता है क्या? फेरिंक्स से नहीं बेटा, लैरिंक्स से रिलेटेड होता है। ये जो मैंने बल्जी पार्ट बनाया ना यहाँ पर थोड़ा सा, ये क्या, तो गर्दन में यहाँ पर बॉयज के, ठीक है, एक सेकंड मुझे झुकना पड़ेगा, पोजीशन पर देखता हूँ मैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा बल्जी पार्ट दिख रहा है कि आपको? यस सर, यस। दिस इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। ओके, तो ये ओनली मेल में होता है और वो लैरिंक्स की कार्टिलेज के कारण होता है, कार्टिलेज। ओके,
लैरिंग्स को कार्टिलेज कवर करती है, वो कार्टिलेज के कारण यहाँ पर मेल में ये इस तरह से वी शेप का बन जाता है आगे की तरफ, ऐसा नॉच लाइक बन करके, और फीमेल्स में ये फ्लैट रहता है। सर फिर वो वॉइस हॉर्स क्यों आती है वैसे? क्या बेटा? सर फिर उससे जो आवाज है उस पे होता है ना इफेक्ट, तो वो हाँ क्यों बेटा, होता है? पीच और टोन जो हम पढ़ते हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि ह्यूमन मेल की पीच और टोन फीमेल की पीच और टोन से अलग होती है। आपने देखा होगा कि यूजुअली गर्ल्स की जो आवाज है वो थोड़ी पतली होती है और थोड़ी स्वीट होती है, लेकिन बॉयज की आवाज जो है वो थोड़ी सी मोटी, ओके, होती है। लेकिन कुछ कुछ लोग सिंगर जो है वो प्रैक्टिस करके अपनी आवाज को मीठा भी बना लेते हैं, तो कुछ कुछ बॉयज में भी मीठी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अरिजीत सिंह वगैरह के गाने सुनते होंगे आप लोग, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, तो लेकिन यूजुअली जो है वो पिच और टोन दोनों में इसी रीजन से अलग अलग होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर वहां पर वोकल कॉर्ड्स के लिए स्पेस मिल जाता है, वाइब्रेशन वहां पर उसके अकॉर्डिंग होते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। किसी को फेरेंक्स के ऊपर और कोई फर्दर क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर इसोफेगस। सर फिर से आपकी कैलोरीज यूज हो रही है। हाँ लेकिन अभी कम होगी बेटा, तब ज्यादा प्रेशर दे करके मुझको रब करना पड़ रहा था ना, इरेज करना पड़ रहा था। अब थोड़ा स्मूथ हो रहा है। देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो है वो फैट कम हो जाता है ना। इतनी बैचेस लेने पर डेली जो है वो मेरा आधा केजी वेट, है ना, तो मुझे दूसरी एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप ये मत बोलना कि सर आप अगर जिम जाते तो आपको पैसे देना पड़ते, तो हमको भी पार्टी दो, पैसे दो। सर फिर आप रोज 1 किलो एप्पल खाते जाइए तो आपका आधा किलो वेट फिर से आ जाएगा वो। ठीक है बेटा, अभी तो मुझको तो प्रोटीन पाउडर्स और बहुत सारी चीजें लेना पड़ती है, अभी अभी रिकवर सर हुआ हूँ ना। हाँ बेटा बोलो सर बेटा। पैरेंट्स की लेंथ कितनी होती है? किसकी बेटा? पैरेंट्स की लेंथ कितनी होती पेरेंट्स है? की लैंग्वेज बेटा, इट डिपेंड्स, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट तो ये है कि आप किस स्टेज में फेरिंग्स को देखना चाह रहे हैं। इन्फेंट में देखना चाह रहे हैं तो 3 to 4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम हो सकती है, ओके। फिर देन आप वहां पर एडल्सन में देखना चाह रहे हैं तो उसकी लेंथ थोड़ी सी और फर्दर जो है 2 to 3 सेंटीमीटर थोड़ी बढ़ जाती है, ओके। और फिर एडल्ट में देखना चाहते हैं तो वहां पर फेरिंग्स की लेंथ जो है वो 6 to 8 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, 10 सेंटीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। तो 6 सेंटीमीटर आप वहां पर कंसिडर कर सकते हैं एक एवरेज सबके लिए, ओके। ये डिपेंड करता है आपको, इसलिए नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि वहां पर सबकी वरी करेगी वहां पर लेंथ। ओके सर। क्योंकि हमारी देखो एक इन्फेंट है, एक इन्फेंट है, आपने अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखा या फिर आपकी बात करते हैं, आपने बचपन में फोटो देखे होंगे आपके, देखे क्या? देखे कि नहीं देखे बचपन के फोटो आपके? यस सर। हाँ, किससे बात चल रही है, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? सर रुचिका। रुचिका, ओके। तो रुचिका ने जो है वो बचपन में देखा, तो बचपन में आपकी हाइट कितनी होगी बेटा जब आपने एक फोटो देखा तब? लगभग कितना पुराना फोटो देखा है आपने? सर नो गेसिंग। क्या बेटा, गेस नहीं कर सकते? अबाउट कितनी होगी, मैं एक्यूरेट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आकर के थोड़ी गिनूंगा वहां पर, तो गिन भी नहीं सकते, है ना, टाइम मशीन थोड़ी है हमारे पास।
लगभग कितनी होगी, हाइट कितनी होगी? 1 फीट 2 फीट वाला फोटो आपने देखा है, पिक देखा है आपका, 3 फीट वाला कितना? कितना है? सर सिर्फ 1.5 फुट मम्मी बता रही है। 1.5 फीट। लेकिन क्या आप अभी भी 1.5 फीट के हैं क्या बेटा रुचि? यस सर। अभी भी आप 1.5 फीट के हैं क्या? नो सर। नहीं, ठीक है। अबाउट 5 फीट के आसपास हाइट हो गई होगी, अबाउट, ठीक है। यस अभी सर। मैंने आपको देखा नहीं रियली, तो आप मतलब आप वहां पर 5 फीट के आसपास आपकी हाइट होगी। तो 1.5 फीट से 5 फीट, ठीक है, इतनी जो हाइट बढ़ी है, क्यों बढ़ी? क्योंकि जो फूड इंटेक हुआ है, सेल डिवीजन हुआ है, उसके कारण न्यूट्रिशन आता है सेल के पास, तो सेल का मास बढ़ता है, और सेल का मास बढ़ने के बाद में सेल डिवीजन के लिए जाती है, अगर उसको सिग्नल मिला हुआ है कि हाँ उसको कितना डिवाइड करना है। तो जो पेरेंट के पास से, मदर और फादर के पास से जो गैमेट्स में जो कैरेक्टर आते हैं, जीन्स आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइट कितनी हो सकती है, ओके। और फिर हमें कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी बेसिस पर वो फुलफिल होता है कि हाँ वहां तक आप कर पाएंगे या उससे कम कर पाएंगे हाइट, ओके। तो ये डिपेंड करती है, तो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं हमारे सभी कैरेक्टर्स, हाइट, वेट, ठीक है। सभी कैरेक्टर्स हमारे दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, जीन्स जो पेरेंट्स से आते हैं, और दूसरा इन्वायरमेंट, जिसमें हम बर्थ के बाद में हमको जैसा इन्वायरमेंट मिलता जाता है, न्यूट्रिशन या फिर जिस भी तरह के चीजें मिलती जाती है उस तरह की, ठीक है। तो ये दो चीजों पर, ओके, डिपेंड करता है। तो हाइट भी किसी भी हमारी बॉडी पार्ट की हाइट हो या फिर हमारी बॉडी की हाइट हो, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? ये भी इन दोनों चीजों पर, ओके। फिर डिफरेंट की वरी करती है, मैंने कहा कि डिफरेंट के लिए वहां पर जो है वो एडल्ट्स के लिए 6 to 8 सेंटीमीटर से लेकर तो 10 to 14 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, ओके। आप अगर बुक्स में देखेंगे तो आपको जो है वो हाईएस्ट वाला वहां पर मार्क करते हैं 12 to 14 सेंटीमीटर, ओके। ये आपको वहां पर मार्क किया हुआ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अब 9th-10th के हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये वहां पर आपको कोई एक फिक्स नहीं होता हमेशा, ठीक है। एडल्ट्स में आकर के वो डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसे आया है पेरेंट्स का, उसके बेसिस पर उसकी सबकी वहां पर ये डिपेंड करेगा कि वो कितना वहां पर हर एक पार्ट जो है कितना ग्रो करेगा। फिर वो ग्रो करने का एक एवरेज हम लेते हैं, तो एवरेज आप फिर मैक्सिमम वाला ले सकते हैं 12 to 14 सेंटीमीटर, फेरिंग्स की लेंथ 12 to 14 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वाला चूज किया करो हमेशा, ओके। तो हर एक में वहां पर ये जो जीन्स होते हैं और इन्वायरमेंट होता है, ये हमारी सभी चीजों को कंट्रोल करता है, क्लियर। इवन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कि अगर आपके पास में, देखो टोटल हमारे पास में 11 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं, ओके। 11 पेयर्स ऑफ जीन्स किसके लिए? ब्रेन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ओके, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, मतलब इंटेलिजेंस के लिए 11 पेयर्स ऑफ जीन्स। किसके लिए? ओनली 30,000 जीन्स है टोटल हमारे पास, उसमें से 11 पेयर्स ऑफ जीन्स हमारी इंटेलिजेंस के लिए है, ओके। अब कोई ऐसा पर्सन जिसके पास में 11 के 11 जो है वो डोमिनेंट आए हैं, एक्टिव आए हैं, ओके, मतलब वो तो बहुत ही हाई आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है उसका, ठीक है। लेकिन वो उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, उसको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उसको जो है कहीं पर कुछ करने का मौका नहीं मिला, उसको सीधा जो है वो जाकर के वो जंगल में ही जो है वो ग्रो कर रहा है, या फिर वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको कभी बाकी की इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, जो उसको बाकी की इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो इंफॉर्मेशन गेन कर पाएगा, ओके। तो ये जो कंडीशन है बेटा, और अगर कोई ओनली 2 जीन्स भी अगर जिसके अगर एक्टिव है, 11 पेयर में से केवल 2 जीन्स भी एक्टिव है इंटेलिजेंस के, और उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो प्रॉपर रिवीजन कर रहा है, प्रॉपर पढ़ रहा है जो जो उसको कंप्लीट करना है, तो वो आसानी से नीट निकाल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट भी कैसा मिलता है, तो जीन्स के साथ साथ में इन्वायरमेंट भी होना चाहिए।
इसलिए अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट भी, अपने फ्रेंड्स भी, अपने सारी चीजें भी उसी तरह से चूज किया करो जिससे कि आपको अच्छा असर मिले। ओके, ये हमेशा ध्यान रखो। आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होना चाहिए जो पढ़ाई करे और पढ़ाई में भी आपके साथ में compete कर सके, हेल्दी कंपटीशन रख सके, कि वो भी अगर आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट रैंक लाना है, तो आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होना चाहिए कि जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आती है, जिनसे आप हेल्दी कंपटीशन करो। आप फर्स्ट आते हो और आपका फ्रेंड जो है वो लास्ट आता है, तो क्या कंपटीशन रह जाएगा? ठीक है, क्लियर? तो इस तरह का मतलब कॉम्पीट करना चाहिए। तो ये सभी चीजें डिपेंड करती है बेटा, हमारी बॉडी की सभी चीजें डिपेंड करती है सेल डिवीजन पर, और सेल डिवीजन का सिग्नल भी जेनेटिकल होता है, मतलब इनहेरिटेबल होता है, पेरेंट्स से आता है कि कितनी सेल्स बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, कौन सा ऑर्गन कितना वहां पर जो है ग्रो करेगा, ये भी दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, जीन्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। रुचिका, क्लियर हुआ क्या बेटा जो आपका Yes, डाउट था? yes sir. ओके, तो ये सारी चीजें होती है। तो एडल्ट में जो है वो 10 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, और मैक्सिमम जो है वो एडल्ट में 12 to 14 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कभी भी नहीं हम बता सकते कि किस पर्सन में कौन सा होगा, वो एवरेज बताते हैं। नेक्स्ट, इसोफेगस। ओके, इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। इसको फूड पाइप कहते हैं क्योंकि फेरिंग्स का जो फूड है लैरिंग्स के थ्रू किस में जाएगा? फूड पाइप, इसोफेगस में जाएगा। ओके, लेकिन फेरिंग से तो एयर भी आ रही है और फूड भी आ रहा है। ओके, तो इसोफेगस में ओनली फूड जाए, एयर ना जाए, और ट्रैकिया विंड पाइप में ओनली एयर जाए, फूड और वाटर ना जाए। इसको कंट्रोल करता है एक स्पेशल प्रोटेक्टिव या गार्ड, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये इसोफेगस, ओके, और इसोफेगस के ऊपर ही यहाँ पर रहता है विंड पाइप, ट्रैकिया। लेकिन मैं आपको उसको थोड़ा सा तिरछा यहाँ पर बनाऊंगा ताकि आपको वहां पर समझ में आए, दोनों को आप सेपरेटली देख सकते। ट्रैकिया को आप इसोफेगस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ट्रैकिया लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोर देन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। अब वो भी बता देता हूँ कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर से ज्यादा ही लंबा होगा। ठीक है, मतलब फैरिंग से वो ज्यादा ही लंबा होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। इसोफेगस लॉन्ग ट्यूब है जो स्टमक में ओपन होगी, तो कम से कम 12 सेंटीमीटर की होती है। ये आगे 18 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। और ये है दूसरा जिसके ऊपर इस तरह की आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको। इस पर कुछ ऐसी रिंग्स लगी होती है। ओके, ये है विंड पाइप ट्रैकिया। ओके, ये जो रिंग्स होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स होती है, ये जो मस्कुलर ट्रैकिया है वो एयर के प्रेशर के कारण फूलता है और सिकुड़ता है, मतलब रिलैक्स होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो
वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होकर के या रिलैक्स होकर के मतलब वहां पर कुछ अबनॉर्मलिटी ना कॉज करवाए। जैसे कि अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, ज्यादा अगर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो पूरा पिचक जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। और पिचकने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, फिर एयर का पैसेज रुक जाएगा, मतलब अस्थमा का जो है अटैक हो सकता है, डेथ हो सकती है फिर आगे जा करके। इसलिए वो ज्यादा पिचके ना, इसलिए ये कार्टिलेजनस रिंग्स है यहाँ पर, कि ज्यादा फूले भी नहीं और ज्यादा पिचके भी नहीं। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रिंग्स वहां पर उसके बाहर की तरफ से है कार्टिलेज की, ताकि ये कंट्रोल करती है मूवमेंट को, कि वो पूरी तरह से जो है फ्लैट ना हो जाए, ठीक है। ट्रैकिया, ओके, तो ये ट्रैकिया और विंड पाइप, ये हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमको फोकस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड कहां से कहां आ रहा है। तो फैरिंग्स थ्रू लैरिंग्स, यहाँ पर फूड और एयर के लिए दो ऑप्शन है इसके पास। फिर फूड इसमें ही जाए फूड पाइप में, और एयर विंड पाइप में ही जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक लीफ लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर है कार्टिलेज से बना हुआ। इट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ओके, एपिग्लॉटिस। तो एंट्री ऑफ esophagus is guarded by a flat leaf-like cartilaginous structure, मतलब कार्टिलेज से बना हुआ cartilaginous structure called epiglottis. Okay, इसका नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले तो इन दोनों की ओपनिंग्स को स्पेशल नाम है। ओके, जैसे ओरल कैविटी की यहाँ पर जो ओपनिंग थी उसको हमने माउथ कहा था, इसी तरह से इनकी ओपनिंग को भी स्पेशल टर्म। इसोफेगस की ओपनिंग को हम बोलते हैं ओपनिंग और अपर्चर ऑफ इसोफेगस is termed as bullet. ओके, तो ये जो ओपनिंग है इसोफेगस की, इस ओपनिंग को हम कहते हैं बुलेट। ओके, while opening of trachea is termed as glottis. ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया की, इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। ओके, और फूड और वाटर ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में ना जाए, इसको उसके ऊपर कवर कर रहा है। तो एपी का मतलब यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि बायोलॉजी में बहुत सारे प्रीफिक्स सफिक्स बार बार रिपीट होते हैं। तो एपी का मतलब क्या बताया था आपको? एपी इट मीन्स अबो। ओके, तो एपी इट मीन्स अबो। तो एपिग्लॉटिस का मतलब क्या हो गया बेटा? above the glottis. Good, very good. Above the
ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस के ऊपर गार्ड, ग्लॉटिस को कवर करता है, ग्लॉटिस के ऊपर कवर करेगा जब फूड या वाटर एंटर करेगा तब। ओके, यूजुअली ये बुलेट को कवर करके रखता है, क्योंकि हम जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस टाइम पर अब मैं फूड तो कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अब ये किसको कवर करेगा, फूड पाइप को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फूड पाइप को कवर करता है, लेकिन वाइल डिग्लूटेशन के टाइम पर, डिग्लूटेशन जब हो रहा है मतलब खाने को ओरल कैविटी के बाद में खाना फैरिंग्स में जब आ रहा है, तब बस उतने कुछ सेकंड्स के लिए ये क्या कर लेता है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, क्योंकि फूड और वाटर जब हम कंज्यूम करें तो वो फूड और वाटर फूड पाइप में, ओके, इसोफेगस में जाए, इसोफेगस में जाए, वो ट्रैकिया में ना आए। ओके, इसोफेगस में एंट्री होना चाहिए फूड और वाटर की, और ट्रैकिया में ओनली एयर की एंट्री होना चाहिए। There is no digestive juice found or secreted by, found inside or secreted by pharynx and esophagus, pharynx and esophagus। तो pharynx और esophagus में कोई भी digestive juice नहीं मिलेगा हमको, and therefore no digestion takes place, no digestion take place inside pharynx and esophagus। फिर इसोफेगस का क्या रोल है, ओके, इसोफेगस का रोल क्या है फिर, अगर वो डाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो ये ट्यूब रखी क्यों गई है, तो इसोफेगस में पैसेज ऑफ फूड। हाँ, पैसेज, फूड का पैसेज स्टमक तक करने के लिए, लेकिन फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपने एक 9th-10th में एक टर्म पढ़ी होगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वहां पर 9th-10th में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यस, गुड। तो इसोफेगस में स्पेशल टाइप की मसल्स मिलती है, दो टाइप, ओके, लॉन्जिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स। ओके, तो बुलेट से लेकर तो एनस तक के पार्ट को हमने कहा था, क्या कहा था, गट। ओके, तो गट में, ह्यूमन गट में मतलब बुलेट से लेकर आगे तक के पार्ट और लास्ट कहां तक, एनस तक। तो जितने भी पार्ट्स अब मिलेंगे यहाँ पर, मतलब इसोफेगस भी आ गया, स्टमक भी आ गया और इंटेस्टाइन भी आ गया। ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स में स्पेशल टाइप की मसल्स मिलती है, दो मसल्स। तो इसोफेगस exhibit peristaltic movement for passage of food, peristaltic movement for passage of food from esophagus to स्टमक। स्टमक में फूड की एंट्री करवाने के लिए ये स्पेशल टाइप की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाता है, ठीक है, which is a result of, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस होती है वो किसका रिजल्ट है, which is a, ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, यस सर।
Okay, which is a result of contraction and relaxation of successive contraction and relaxation of contractions and relaxations of सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। दो तरह की मसल्स होती है, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। तो मसल्स का एक पूरा लेयर हम देखेंगे ह्यूमन गट के हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी करना। तो जब हम इसोफेगस से लेकर तो गट मतलब पूरी ह्यूमन गट की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तब इन दो मसल्स की के एक पूरी लेयर होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना जिसको हम कहेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फेरिंग्स और इसोफेगस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक। तो कल हम क्लास में पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, लेकिन उसके पहले आप लोग के टेस्ट के अगर कोई डाउट बच्चे होंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, टेस्ट के डाउट ऐसे निकालना है कि जो आपको भी लगे कि क्वालिटी वाले हैं, आपको कहीं पर उसका आंसर नहीं मिल रहा है, हमने क्लास में पढ़ा तो आपको वहां पर उससे रिलेटेड कोई डाउट बच गया है, ठीक है। अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस है हमारे पूरे सिलेबस से ही लगभग होते हैं, ओके। इसलिए क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी इसको पहले देख लेना, और फिर भी कोई डाउट बचे तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. Sir, Yes, sir. sir, हाँ हाँ बोलो बेटा। sir, can you please repeat labeling of that diagram once again? बेटा leaf-like structure which covers esophagus, opening of esophagus or trachea is termed as epiglottis. So this is epiglottis. Now opening of esophagus is termed as gullet, while tracheal opening is called as glottis. Okay, this is trachea, and here we represent that black tube as esophagus, food pipe. ओके बेटा? Yes, sir. ओके चलो कल मिलते हैं बेटा, फिर बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank Thank you, you, sir. Bye. बाय बेटा।